अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने की थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अभी हम लोगों ने करनी है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ सबस्ट्रेट। मैं ये लास्ट लेक्चर में करवा दी थी, बट मुझे लगा ये अगेन इसके अंदर मज़ीद डिटेल्स होंगे और ये लंबा टॉपिक होगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा, सिर्फ इसके बारे में 3 लाइन्स ही लिखी हुई हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं लास्ट लेक्चर में करवा देती। खैर, enzymes can also be classified on the basis of name of substrate on which they use। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं, शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ी थी जब हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया था कि एंजाइम्स को या तो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन हम नेमिंग करते हैं उनकी, या तो फिर हम अकॉर्डिंग टू ये भी हम देखते हैं कि वो किस तरह के सबस्ट्रेट के ऊपर या किस सबस्ट्रेट के ऊपर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। उस सबस्ट्रेट के नेम के एंड में ASA यूज़ करके भी हम इसकी नेमिंग करते हैं या इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग इसके नेम्स की कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दी हुई है। प्रोटीएस ऐसा एंजाइम है जो ब्रेक करवाता है प्रोटीन को। तो प्रोटीन के बेसिस पर इसका नाम रखा गया है प्रोटीएस। प्रोटीन का आखिर में IN हटाकर ASE लगा दिया गया है। तो प्रोटीन सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर ये एंजाइम काम कर रहा है। प्रोटीन सबस्ट्रेट है और प्रोटीन के नेम के एंड में ASE लगाकर, प्रोटीन सबस्ट्रेट के नेम के एंड में ASE लगाकर इसका नाम रख दिया गया है। इसकी नेमिंग इस तरीके से की गई है। तो इस क्लासिफिकेशन में हम लोग इस तरह के सारे एंजाइम्स पढ़ेंगे, जिनमें से फर्स्ट एग्जाम्पल थे हमारे पास प्रोटीएस, जो क्या कर रहा है, प्रोटीन को ब्रेक कर रहा है अमीनो एसिड्स में। ज़ाहिर है प्रोटीन अमीनो एसिड्स से मिलकर बनता है, तो प्रोटीन ब्रेक भी अमीनो एसिड्स में होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है लाइपेस एंजाइम क्या कर रहा है, ये लिपिड की हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब अभी हम लोग ऊपर डिटेल में पढ़ के आए हैं। बाय एडिंग वाटर ब्रेक डाउन करवाएगा लिपिड की, अच्छा जी, लाइपेस हो गया। फिर उसके बाद अमाइलेस क्या कराएगा, अमाइलोस की ब्रेकिंग कराएगा। न्यूक्लिक एसिड के ऊपर काम करेगा। और डायस्टेस एंजाइम स्टार्च के ऊपर काम करेगा। ये तमाम वो एंजाइम्स हैं जिनकी नेमिंग उनके सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग की गई है। यहाँ पर ये नॉमेनक्लेचर या क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक भी होता है ख़त्म। उसके बाद यहाँ पर पूरे चैप्टर में हम लोगों ने अभी जो कुछ चीज़ें पढ़ी हैं उनका शॉर्ट समरी आप लोग समझ लें, वो की गई है डिफरेंसेस के फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में। तो हम लोग वो देख लेते हैं, अगर कुछ नया है तो वो भी देख लेते हैं। बस इस लेक्चर में ये चैप्टर एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। रिवर्सिबल इनहिबिटर हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके डिफरेंसेस कुछ यहाँ पे मेन हाईलाइट किए गए हैं। तो एज अ समरीज को हम लोग देख लेते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिटर क्या करते हैं, बाइंड्स वाया नॉन कोवलेंट इंटरैक्शंस होती हैं। और इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि कोवलेंट इंटरैक्शंस होती हैं। दोनों ही बातें हम लोगों ने इस टॉपिक में पढ़ी हैं। फिर रिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या करते हैं, डू नॉट परफॉर्म एनी केमिकल चेंजेस। जाहिर है जब इनमें नॉन कोवलेंट इंटरैक्शंस होती हैं, ये केमिकली मतलब है कि केमिकल चेंजेस नहीं लेकर आते, केमिकल यानी कि परमानेंट चेंजेस नहीं लेकर आते। ठीक है, अगर केमिकल चेंजेस आ जाएंगी किसी चीज़ में तो वो परमानेंट हो जाएगा, फिर वो वापस से रिवर्स नहीं हो सकता। तो इसलिए ये केमिकल चेंजेस नहीं लेकर आते, केमिकली एक्ट नहीं करते, इसलिए ये रिवर्सिबल है। इजीली वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में कोई भी एंजाइम आ सकता है। और इरिवर्सिबल में क्योंकि परमानेंट होता है तो ये इनहिबिटर बाइंड्स टू द सबस्ट्रेट से बाइंड होने के बाद क्या करता है, प्रिवेंट्स कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, उसकी कैटालाइटिक एक्टिविटी को प्रिवेंट कर देता है। और ये केमिकली चेंज करता है उसको कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, कोवलेंट इंटरैक्शंस के थ्रू केमिकली चेंज कर देता है और परमानेंट चेंज कर देता है। ठीक है, परमानेंटली इनहिबिट कर देता है, इसलिए इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। फिर उसके बाद कैन बी रिवर्स्ड। ज़ाहिर रिवर्सिबल इनहिबिटर रिवर्स हो सकता है, वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है। एज देयर इज़ नो बॉन्डिंग बिटवीन द इनहिबिटर एंड द सबस्ट्रेट, क्योंकि इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के दरमियान कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं है कि जिसकी वजह से वापस से ठीक ना हो सके, वापस से रिमूव ना हो सके, इसलिए ईजिली वापस से रिवर्स हो जाता है। जबकि इरिवर्सिबली इज़ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग, ये वापस से नहीं ठीक हो सकता, वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें केमिकल चेंजेस हो जाती हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाती है और ये परमानेंट होती है। देन हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, उन दोनों के डिफरेंसेस भी जल्दी से देख लेते हैं। कॉम्पिटिटिव की एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल वहाँ पर नहीं थी तो एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पर दी थी, इसको याद कर लें। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस इज़ इनहिबिटेड बाय मेलोनेट।
मेलोनेट एंजाइम है जो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू, देखिए अगेन इसके एंड में क्या है ASE, सो ये सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू इनहिबिट किया जाता है। और ये एग्जाम्पल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की, क्योंकि ये इनहिबिशन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर करवाता है। और फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव क्या होता है, इन डिटेल हम लोग एंजाइम, इससे सेकंड लास्ट लेक्चर में, इस लेक्चर से पहले एक लेक्चर से पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एंजाइम इनहिबिशन के नाम से वो लेक्चर अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो। फिर उसके बाद नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एग्जाम्पल है पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज किस एंजाइम से इनहिबिट होता है, पायरुवेट काइनेज इज इनहिबिटेड बाय एलिनिन। चलें जी, फिर उसके बाद एग्जांपल्स तो याद करनी है। फिर उसके बाद हमारे पास है ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ये बाइंड होता है एक्टिव साइट पर। हाँ जी, हम लोगों ने पढ़ा था कंपटीशन ऐसे ही तो होता है, सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान कंपटीशन होता है, दोनों दिखने में सेम होते हैं तो सबस्ट्रेट की जगह जाकर एंजाइम के साथ इनहिबिटर बाइंड हो जाता है उसके एक्टिव साइट के ऊपर। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद नॉन कॉम्पिटिटिव में इनहिबिटर बाइंड्स अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट। यहाँ पर नॉन कॉम्पिटिटिव में क्योंकि कॉम्पिटिशन ही नहीं है, दिखने में सेम भी नहीं है, तो वो एक्टिव साइट के ऊपर जाकर इनहिबिटर्स बाइंड नहीं होते, वो उसकी एलेस्ट्रिक साइट के ऊपर जाकर, यानी कि एक्टिव साइट के पीछे वाली साइड पर जाकर बाइंड होते हैं। फिर उसके बाद इनहिबिटर डज नॉट चेंज द शेप ऑफ द एक्टिव साइट। यहाँ पर क्योंकि वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो गया है तो वो उस एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा, उस एक्टिव साइट को घेर लेगा, वहाँ पर सबस्ट्रेट को आकर कंबाइन नहीं होने देगा। तो इसका मतलब ये नहीं है वो बस उस जगह को ब्लॉक कर देगा, वो उसकी शेप को चेंज नहीं करेगा। जबकि ये क्या करते हैं, जब एलेस्ट्रिक साइट के ऊपर जाकर कंबाइन हो जाते हैं एक्टिव साइट के ऊपर, ये अटैक ही नहीं करते, तो फिर ये एलेस्ट्रिक साइट के ऊपर कंबाइन होने के बाद एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देते हैं। फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन रिड्यूसेस द इफेक्ट। अगर सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन बढ़ा दी जाए तो इनहिबिशन इफेक्ट को कम किया जा सकता है। क्या मतलब हुआ इस बात का, अगर सबस्ट्रेट, इनमें क्या होता है बेसिकली कॉम्पिटिशन होता है, एंजाइम इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों दिखने में सेम होते हैं जिनको जाकर एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड होना चाहिए। तो हम लोग ये कहते हैं इधर के अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, अगर एंजाइम इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो जाकर वो जीत जाएगा और जाकर वो वहाँ पर अटैक कर लेगा एंजाइम के साथ, वो अटैच हो जाएगा। लेकिन अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो एंजाइम इनहिबिटर नहीं जा पाएगा, सबस्ट्रेट जाकर अटैच हो पाएगा। तो अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास सबस्ट्रेट होगा तो वो इस इनहिबिटर को वहाँ पर जाने ही नहीं देगा। जब इनहिबिटर वहाँ पर जाएगा ही नहीं तो इनहिबिशन भी नहीं होगी। इस तरीके से हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाकर इस इनहिबिशन को रिड्यूस कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कंसंट्रेशन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करें डिक्रीज़ करें चाहे जो मर्ज़ी करें, ये इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। सो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ चीज़ों के डिफरेंसेस देख लिए हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो सके। फिर उसके बाद बर्ड्स आई व्यू ऑफ एंजाइम। चलो देखते हैं एंजाइम का एक शॉर्ट व्यू आपको यहाँ पर दिया हुआ है, एक समराइज्ड वे में आपको पूरा बर्ड्स आई व्यू मतलब यहाँ पर एक शॉर्ट समरी दी हुई है आपको पूरे एंजाइम चैप्टर की। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एंजाइम्स बेसिकली ख़ुद क्या है, आर प्रोटीन्स। हम लोगों ने स्टार्ट में ही पढ़ा है कि एंजाइम्स प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स हैं विच फंक्शन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये बात मैं बता चुकी हूँ। ये बायो कैटलिस्ट होते हैं क्योंकि कैटलिस्ट के तौर पर ये हमारी बॉडी में काम करते हैं, इसलिए ये बायो कैटलिस्ट कहलाते हैं। दैन फिर एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ में हम लोग क्या क्या देखते हैं, एंजाइम रिमेन अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी कि जब रिएक्शन ख़त्म हो जाता है, जिस तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स में कैटलिस्ट अलग हो जाता है रिएक्शन से, बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी में एंजाइम अलग हो जाता है और फिर वो दोबारा दूसरे सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करते हैं। फिर दूसरे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने के बाद तीसरे सबस्ट्रेट के ऊपर, फिर चौथे के ऊपर, फिर पाँचवें के ऊपर, इस तरीके से इनका काम चलता रहता है और ये हमारे सबस्ट्रेट से उनका काम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद अलग होते जाते हैं। एंजाइम की दूसरी प्रॉपर्टी है कि हाईली स्पेसिफिक इन फंक्शन। एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होते हैं अपने फंक्शन में, यानी कि एक एंजाइम एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल वो स्पेसिफिक होते हैं। अब अगर दूसरी तरह का फंक्शन है तो वो दूसरा एंजाइम परफॉर्म करेगा, जिसका काम जो है वो एंजाइम वही काम करेगा। या जो एंजाइम जिस तरह के सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता हो वो सिर्फ उसी के साथ अटैच होगा, दूसरी तरह के सबस्ट्रेट के लिए दूसरी तरह का एंजाइम होगा। जैसे कि प्रोटीन के ऊपर एक्ट करने वाले एंजाइम प्रोटीएस होंगे, लेकिन लिपिड के ऊपर एक्ट करने वाले एंजाइम लाइपेस होंगे। सो ये इनकी स्पेसिफिसिटी होती है कि ये स्पेसिफिक होते हैं अपने फंक्शन को लेकर। या जो काम ट्रांसफरेसेस एंजाइम करवाएंगे, ट्रांसफ़र करवाएंगे ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, वो कभी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं करवाएंगे। और जो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाएंगे वो कभी भी आइसोमर्स नहीं बनाएंगे।
इस तरीके से ये स्पेसिफिक होते हैं अपने फंक्शन को लेकर। सेकंड, ये क्या करेंगे, डी नेचर एट हाई टेम्परेचर। अगर इनका टेम्परेचर, इनके काम करने के लिए जो पैरामीटर्स हैं वो भी स्पेसिफिक होने चाहिए, सेट लिमिट में होने चाहिए, सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग होने चाहिए, विद इन रेंज होने चाहिए। अगर पैरामीटर्स आगे पीछे हो जाएंगे, कोई चीज़ कम हो जाएगी या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो भी इनके लिए नुकसानदेह होगी। फॉर एग्जांपल, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये डी नेचर हो जाएंगे, ये ख़राब हो जाएंगे। इनके अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं, उनके अंदर जो सीक्वेंस, अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है इनके प्रोटीन्स में, वो ख़राब हो जाएगा, तो ये डी नेचर हो जाएंगे। फिर उसके बाद रिक्वायर्ड ओनली इन माइन्यूट अमाउंट। हाँ जी, एंजाइम को किसी भी फंक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए एंजाइम अगर छोटी सी क्वांटिटी में भी मौजूद हैं तो वो उसको स्टार्ट करवा देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा माइन्यूट अमाउंट में आपको चाहिए होते हैं, या आपके जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को, यानी कि किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उस एनर्जी को भी कम कर देते हैं, उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं। यानी कि अब अगर थोड़ी सी भी एनर्जी होगी तो आपका काम हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। फिर ये क्या करते हैं, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। चलो जी, ये वाली बात तो मैंने कर दी। जिस एनर्जी की आपको ज़रूरत है काम को स्टार्ट करने के लिए, अब उस एनर्जी की उतनी ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं रहेगी क्योंकि एंजाइम आपकी मदद के लिए आ जाएंगे, तो वो तो एनर्जी थोड़ी भी होगी तो आपका काम हो जाएगा, इसलिए उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को ये लो कर देंगे, आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद रेट इज़ अफेक्टेड बाय पीएच एंड टेम्परेचर। एंजाइम का जो रिएक्शन रेट होगा, यानी कि एंजाइम कितनी देर में कितने रिएक्शंस को कैटलाइज करवा रहा है, अपना कितना फंक्शन परफॉर्म करवा रहा है, वो जो रेट होगा वो उसके ऊपर इफ़ेक्ट होगा पीएच का या टेम्परेचर का। यानी कि अगर आप कोई चीज़ बहुत कम करते हो तो भी इफ़ेक्ट होगा, रेट कम हो जाएगा। कोई चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा करते हो तो भी इफ़ेक्ट होगा, ये रेट कम हो जाएगा या बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे, इसके 5 या कुछ आई थिंक 5 फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े थे। टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम कंसनट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, ये सारी चीज़ें जो इसके रेट को अफेक्ट करती हैं। सो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में। देन थर्ड चीज़ है यहाँ पर इसके एक्शंस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। एंजाइम के एक्शन हम किन किन थ्योरीज़ के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये 2 थ्योरीज़ भी हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ी हैं, लॉक एंड की हाइपोथेसिस और इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। ये भी लेक्चर्स आप लोगों के अपलोडेड हैं, अगर किसी ने नहीं लिए हैं तो वो जाकर ले सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट हमारे पास इंडस्ट्रियल एंजाइम्स। इंडस्ट्रियल एंजाइम्स क्या है, द कमर्शियल यूज़ ऑफ एंजाइम्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। कमर्शियल यूज़ मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पर, हाई लेवल पर, एक ऐसे लेवल पर जो आप बेनिफिशियल, जो आपके लिए बेनिफिशेंट हो, जिससे आप बेनिफिट्स हासिल कर सको। बेनिफिशेंट होने के साथ साथ जो आपको मतलब पैसा भी दे, आपके इकनॉमी को भी इम्प्रूव करे। सो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कमर्शियल यूज़ में। सो एंजाइम्स को कमर्शियली भी यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पर, उसका कमर्शियल यूज़ डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू द एडवांसमेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल नॉलेज ऑफ एंजाइम्स। जैसे जैसे एंजाइम्स के बायोलॉजिकल नॉलेज में एडवांसमेंट आ रही है, जैसे जैसे वो नॉलेज बढ़ती जा रही है, इम्प्रूव होती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हमें मिल रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एडवांसमेंट आ रही है, वैसे ही वैसे इनका कमर्शियल यूज़ भी बढ़ता जा रहा है। द एंजाइम्स आर यूज्ड इन वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज सच एज। एंजाइम्स को बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स यानी कि फार्मेसी इंडस्ट्री, यानी कि जो ड्रग्स आपके बना रहे हैं, ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ, वहाँ पर भी एंजाइम्स को यूज़ किया जा रहा है, एंजाइम्स की नॉलेज को यूज़ किया जा रहा है कमर्शियली। और केमिकल प्रोडक्शंस में, केमिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए एंजाइम्स को यूज़ किया जा रहा है। बायोफ्यूल्स में, फूड में, बेवरेजेस इंडस्ट्री में, हर जगह पर एंजाइम का रोल है। तो हर जगह पर इन इंडस्ट्री में और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, जैसे कि लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ कॉस्मेटिक्स, मीट टेंडराइजर्स एट्सेट्रा। मीट टेंडराइजर्स गोश्त को गलाने वाले, सॉफ्ट करने वाले। कॉस्मेटिक्स हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी क्योंकि हमारी स्किन के ऊपर अप्लाई होने होते हैं, सो उसके लिए भी स्पेसिफिक एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। डिटर्जेंट्स, लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, ये जो चीज़ें आ जाती हैं हमारी। और ये सारी चीज़ें कौन सी थी, कॉस्मेटिक्स, डिटर्जेंट्स और टेंडराइजर्स, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स थी। उसके अलावा जो फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ हो गई, जो पैक्ड फूड जो प्रोड्यूस कर रही हैं, मिल्क पैक्स हो गए, मीट के पैक्स हो गए, इस तरीके से जो फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री है, या जो जूसेस हो गए,
जो हमारे पास जूसेस आते हैं, जो कैंस होते हैं जूस के, सॉफ्ट ड्रिंक्स के, वो, और जो फ्यूल्स होता है पेट्रोल गैस वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ हर जगह पर एंजाइम का कमर्शियल यूज़ है। इन तमाम फैक्ट्रीज़ में एंजाइम कमर्शियली बेनिफिशियल हैं, उनकी नॉलेज बेनिफिशेंट है। सो यहाँ पर आप लोगों का वाला पूरा चैप्टर एंड होता है। और जो बच्चे और ज़्यादा अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो वो ये जो पूरी समरी आप लोगों को दी हुई है, इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नॉलेज होती है, जो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप लोगों के एमसीक्यूज़ के लिए बेनिफिशेंट हो, ये साथ साथ आप लोगों की नॉलेज को भी इंक्रीज़ कर सकती है। सो ज़रूरी नहीं है कि ये पेपर में आए, बट यहाँ से अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों की नॉलेज इन्हेंस होगी, और ज़्यादा समराइज्ड चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होंगे, आप लोगों की नॉलेज में इजाफा होगा। सो अगर इसको कोई पढ़ना चाहे तो वो पढ़ें, और अगर इसमें से कोई बात ना समझ में आए पूरे चैप्टर में, अगर मैं पूरे चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूँ, अगर इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी कन्फ्यूजन है या समरी के किसी पॉइंट में कहीं पर भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और फिर इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करेंगे कोई न्यू चैप्टर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।